में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी शिवन शर्मा। न्यूज रूम लाइव में वक्त फिर से देश दुनिया से जुड़ी खबरों का है। देश में सियासत और मौसम से जुड़ी खबरें भी आपके सामने होंगी और विदेशों की हलचल भी आपके सामने पहुंचेंगी अपने संवाददाताओं की रिपोर्ट के साथ भी, एक्सपर्ट्स की राय के साथ भी। शुरुआत करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम की। फिलहाल कुछ अहम और मुख्य खबरों के साथ आज की पहली बड़ी खबर रहने वाली है। किश्तवाड़ में आतंकियों सुरक्षा बलों में एक बार फिर से मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। ये आज की सबसे बड़ी खबर और इस पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। अपने संवाददाताओं से भी ग्राउंड रिपोर्ट पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर मुठभेड़ हुई है तो किस दिशा में जाने वाले हैं। बिल्कुल, इसी बीच बात इसी मुठभेड़ की करेंगे जहां पर डोलगाम ये इलाका है जिला किश्तवाड़ का। कल से ही हम देख रहे हैं वहां पर इंटरनेट सर्विसेज भी बंद है और पूरे एरिया के अंदर फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। इनपुट्स के आधार पर ये बड़ा फैसला लिया गया। क्या कुछ अपडेट है वो भी आपको अपने संवाददाताओं के वजह से उनकी तरफ से आपको बताएंगे। बिल्कुल, साथ ही बात होगी एक और बड़ी खबर की। कल पेश किया जाएगा संसद में बजट और संसद के बजट पर पूरे देश की नजरें बनी हुई हैं, हर राज्य की नजर बनी हुई है। क्या बजट में क्या कुछ आएगा, देश की दिशा कहां जाएगी और बजट में टैक्स रिलैक्सेशन और उसके साथ साथ निवेश कितना होगा, किस क्षेत्र को कितना आवंटन दिया जाएगा, तमाम चीजें ही, क्योंकि बजट पूरे देश पूरे साल का एक प्रारूप जो है वो तैयार किया जाता है, तो सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। बिल्कुल, इसी बीच आगे बढ़ेंगे जहां पर ये बड़ी खबर पटना के अंदर नीट छात्र से रेप केस हुआ है और सीबीआई जांच की मांग हुई है। क्या है ये पूरी जानकारी वो भी आपको बताएं। साथ ही बात होगी एक और बड़ी खबर की। भीख मांगने में शर्म आती है, शहबाज ने कहा है। देखिए, वो बात कर रहा है भीख मांगने में शर्म आती है जो सदा ही भीख ही मांगते हैं। आपने देखा जब भारत पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था तो उसके बाद पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ाकर भीख मांगी थी, तो वो कह रहे हैं कि भाई भीख मांगने में शर्म आती है। पूरी खबर हम आपको निचोड़ के बताएंगे कि आखिर किस आधार पर पाकिस्तान के पीएम ने ये बड़ी बात कही है। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की पहली बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर से किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बल में मुठभेड़ शुरू हो गई है और किश्तवाड़ के डोलगाम का इलाका है जहां पर एक बार फिर से मुठभेड़ शुरू कर दी है। मुठभेड़ के बाद इलाके की घेराबंदी की है। हालांकि बर्फबारी भी है, ऊंचे पहाड़ भी हैं और ठंड भी काफी ज्यादा है। उसके बावजूद संयुक्त रूप से ऑपरेशन चल रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी के जवान, सीआरपीएफ, आर्मी के जवान भी मौजूद हैं और चारों तरफ से इस पूरे इलाके को घेर दिया है, या जहां पर भी आतंकी छिपे हो सकते हैं उस इलाके को घेरा है। हालांकि ये मुठभेड़ पिछले कई दिनों से चल रही है, रुक रुक कर चल रही है और अभी भी जारी है। आज सुबह से फिर से शुरू हुई है और ये देखना दिलचस्प है कि कब तक इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। हालांकि पिछले दिनों में एक सेना का जवान भी वहां पर शहीद हुए थे इस संघर्ष में, लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए और आतंकियों को मार गिराया जाए। बिल्कुल, आपको बता दें कि घने जंगल का इलाका है और ऊपरी इलाकों के अंदर बर्फबारी भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो भी सुरक्षा बल हैं वो डटे हुए हैं। सीआरपीएफ के जवान हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है और वीडीजी की मदद के साथ पूरे एरिया को खंगाला जा रहा है। फिलहाल व्हाइट नाइट कॉर्प्स की तरफ से आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी हुई है। ऑनगोइंग सर्च ऑपरेशन जो चल रहा था उसके अंदर टेररिस्ट के साथ कांटेक्ट एक बार फिर से इस्टेब्लिश हुआ और 31 जनवरी के अर्ली आवर्स में, यानी कि आज 31 जनवरी है, सुबह तड़के ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई है। और फिलहाल आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये बयान जारी किया गया है। मुठभेड़ के बाद इलाके की तुरंत घेराबंदी भी कर दी गई है और कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी फिलहाल लगातार जारी है। आपको बता दें कि अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरती गई हैं। और कल से ही लगातार ये जानकारी सामने आई है और जो डीजीपी है उनकी तरफ से भी इम्पोर्टेंट फैसला लिया गया। 2G, 3G, 4G और 5G इंटरनेट सर्विसेज जो है किश्तवाड़ के कुछ एरियाज के अंदर बंद की गई हैं ताकि एंटी नेशनलिस्ट जो एलिमेंट्स हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, देश की सुरक्षा पर कोई आंच ना आए। इसके चलते ये इम्पोर्टेंट डिसीजन कल ही ले लिया गया था। और किश्तवाड़ के अंदर अगर हम बात करें तो कई पिछले महीनों से लगातार रुक कर ये सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन हालांकि रोज चलाए जाते हैं, लेकिन आतंकी जब देखते हैं कि अब वो घिर सकते हैं, उनके अंदर बौखलाहट देखने को मिलती है, उनकी तरफ से फायरिंग कर दी जाती है, उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन जो है वो एक एनकाउंटर में तब्दील हो जाता है। लेकिन अभी फिलहाल लोगों से भी सहयोग करने की अपील की गई है। लोग जो हैं
बेहद ज़्यादा संतुष्ट भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो सुरक्षा बल है उनकी तरफ से जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसके चलते लोग जो हैं बेहद ज़्यादा संतुष्ट भी है। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं डर का माहौल भी है। यहाँ की टोपोग्राफी कुछ इस तरीके की है जहाँ पर एक तरफ ऊंची पहाड़ियाँ हैं, चिनाब नीचे बहती नजर आती है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं अभी फिलहाल संयम बरते हुए हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों की तरफ से कहा गया है कि लोगों को संयम बरतने की ज़रूरत है, कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है। बहुत जल्द जो तमाम वहाँ पर जो आतंकी छिपे हुए हैं इन डेंस फॉरेस्ट एरियाज के अंदर, उनको बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। अजय शान हमारे साथ हमारे संवाददाता किश्तवाड़ से ज्वाइन कर चुके हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहूंगे अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? कल इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई और अब आज एक बार फिर से कांटेक्ट रीएस्टैब्लिश हुआ है टेररिस्ट के साथ। हाँ बिल्कुल शिपल, देखिए सुबह जो 5 बजे अर्ली मॉर्निंग बताया जा रहा है कि कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि लंबे अरसे से पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ है, सर्च चल रही है, तो अभी भी वहाँ पर बीच में रुक रुक के फायर आ रहा है। जी शिपल। बिल्कुल अजय जी, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं सेना के सामने, सुरक्षा बलों के सामने, क्योंकि ऊपरी इलाके हैं, पहाड़ी इलाका है और बर्फबारी भी हुई है, काफ़ी बर्फबारी जमी भी है। इसके साथ साथ ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बावजूद भी ऑपरेशन को अंजाम देना एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा एक चैलेंज है। किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया जाए, इसको सफल बनाया जाए? देखो ये जो इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वो जो धोख में ये मिर्चा छिपे हुए थे, तो कहीं ना कहीं जो एरियल सर्वेलेंस है उसको बढ़ाया गया है। चाहे आप ड्रोन्स की बात करें, हेलीकॉप्टर की बात करें, तो अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स की मूवमेंट भी शुरू हो गई है, तो वॉच किया जा रहा है। एक बड़ा ऑपरेशन जो है इस इलाके में चल रहा है, लेकिन अभी तक सफलता कहीं ना कहीं दूर है, क्योंकि जोग्राफिकल सिचुएशन है और जो वेदर कंडीशन है वो भी फेवरेबल नहीं है। जी जी। अजय, एक चीज जानना चाहूंगी, देखिए लोगों में तनाव जरूर होगा, लोगों के अंदर जो है वो दहशत का माहौल भी जरूर होगा, लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से जो आश्वासन लोगों तक पहुंचाया जाता है कि लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ही लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, तो लोग किस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं? बिल्कुल, जो लोगों की तरफ से है कि वो पूरी तरह से कोऑपरेटिव फोर्सेस का कर रहे हैं, क्योंकि जो सिविलियन एरिया है उसमें आर्मी की डोमिनेशन है, पुलिस है, सीआरपीएफ है, लेकिन जो ऑपरेशन हो रहे हैं इस समय आबादी के बाहर जहां हाईडाउट्स हैं वहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है, ऐसी खबरें हमारे पास आ रही हैं। तो कुल मिला के लोगों के पूरी सपोर्ट है, लेकिन जो कहीं ना कहीं कुछ हैं OGW बीच में, जिनकी वजह से आर्मी की मूवमेंट और दूसरी खबरें आतंकियों तक पहुंच रही हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं नजर रखी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अजय। आप नज़र बनाए रखेगा इस पूरे ऑपरेशन पर, क्योंकि ऑपरेशन तो चल रहा है लेकिन सफलता काफ़ी दूर है, लेकिन हमारी उम्मीद है कि बहुत जल्द वहां पर सफलता मिल जाए, इन आतंकियों को मार गिराया जाए। आगे बढ़ते हैं, बात होगी महाराष्ट्र की सियासत की, क्योंकि अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा बनेंगी डिप्टी सीएम। ये आज की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई है। आज शाम को सुनेत्रा शपथ ले सकती हैं, ऐसा तय माना जा रहा है सूत्रों के हवाले। दोपहर 2 बजे एनसीपी के विधायक दल की मीटिंग। शरद पवार ने कहा, मुझे अभी तक पता नहीं इस बारे में, लेकिन विलय की खबरें भी लगातार उड़ रही हैं। शरद पवार ने इस पर जरूर बयान दिया है कि भाई एनसीपी या अजित पवार का गुट चाहता था कि वो विलय करें, लेकिन अब ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, परिवार में कोई समस्या नहीं। शरद पवार ने बड़ी बात कही है। दरअसल आज से 3 दिन पहले अजित पवार जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, उनकी मृत्यु हुई थी, उनका निधन हुआ था एक प्लेन क्रैश में। उसके बाद पूरा संतुलन पार्टी का बिगड़ गया। कई सारे खबरें, कई सारे आंकलन अपने अपने तरीके से राजनीतिक पंडितों ने लगाना शुरू किया और लोगों के सामने ये चुनौती बन गई कि हमारा नेता कौन होगा, अब इस पार्टी को कौन संभालेगा। कोई तो पार्टी को संभालने के लिए बड़ा चेहरा होना चाहिए। अगर विलय होता है तो भी सुमित्रा ही बड़ा चेहरा हो सकती है अजित पवार के बाद, क्योंकि शरद पवार उतनी सक्रिय राजनीति में नहीं है। लेकिन देखना दिलचस्प है कि डिप्टी सीएम बनने के बाद क्या बदलेगा महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीति में, क्या कुछ बदलने की संभावना है, ये देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इनका प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद पूरे महाराष्ट्र के अंदर 3 दिन का जो राजकीय शोक है वो भी यहाँ पर उसका भी ऐलान किया गया। लोगों के अंदर भी बेहद ज़्यादा कहीं ना कहीं दुख का माहौल था। हर एक व्यक्ति, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ, छोटी बच्ची से लेकर बुजुर्ग अवस्था के लोगों से लेकर महिलाएं तक बेहद ज़्यादा
कहीं ना कहीं गमगीन माहौल में थे। अब ये एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिलेगा। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार जो है वो महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम होने वाली है। और इसी बीच में आपको बता दें, अभी वर्तमान में वो राज्यसभा सांसद हैं। उनके डिप्टी सीएम बनने के बाद ये पद खाली हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि अजीत के बड़े बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी है। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करेंगे तो पार्टी परिवार की ओर से उनकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अभी फिलहाल ना ही पार्टी की तरफ से कुछ आधिकारिक तौर पर ऐलान हुआ है, ना ही उनकी फैमिली की तरफ से कोई अभी फिलहाल ऐलान हुआ है। लेकिन जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि उनकी मौत के बाद, उनके प्लेन क्रैश के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम उनकी पत्नी बन सकती हैं। बिल्कुल, हकीम देशमुख जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हकीम, जानकारी दीजिएगा, आज की तमाम गतिविधियां क्या रहने वाली है? खबर यह है कि पहले मीटिंग होगी 2 बजे के आसपास, और मीटिंग में यह तय किया जा सकता है कि नेता कौन होगा और डिप्टी सीएम क्या वाकई में सुनेत्रा बनेंगी या नहीं। और शीतल, कुछ देर में जो है वो अजीत पवार की एनसीपी की बैठक होगी और नेतागण जो है वो अभी जो है वो मुंबई में बैठक के लिए तैयार है। उसके बाद 2 बजे जो है वो कहीं न कहीं उनकी जो कमेटी होगी उसकी बैठक होगी और उसमें गट नेता जो है सुनेत्रा पवार को चुना जाएगा। खबर ये भी है कि पार्टी का अध्यक्ष पद ही उन्हें दे दिया जाएगा। 2 बजे ही ये सारी चीजें तय हो जाएगी। साथ ही साथ 5 बजे जो है वो सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम की शपथ लेगी। पहले डिप्टी सीएम जो है वो महिला डिप्टी सीएम वो सुनेत्रा पवार होगी। ये सारी बातें जो है वो खुलकर के अब सामने आ रही है। कई चीजें हैं, आज शाम तक जो है वो पूरा घटनाक्रम जो है वो सामने आ जाएगा। जिस तरीके से हम अभी जो है वो ये सारी चीजों पर बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जल्दी हो रही है क्या, ये भी एक सवाल जो है वो जनता से उठ रहा है। देखिए, बात ये भी है क्योंकि वो ऑलरेडी राज्यसभा सांसद है। अब खबरें ये भी है कि उनका जो बेटा है पार्थ पवार, उन्हें राज्यसभा की ये जो सीट है वो मिल सकती है, और जो डिप्टी सीएम की सीट है वो सुनेत्रा पवार को मिल सकती है। इस पर कितनी सच्चाई है अभी फिलहाल? और देखिए, राज्यसभा की सांसद है सुनेत्रा पवार, लेकिन कुछ फेरबदल होने की संभावना है। जैसे कि राज्यसभा से उनको ला करके जो है वो कहीं न कहीं डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा और शाम को शपथ हो सकती है। और उसके बाद पार्थ पवार को पर जो है वो कहीं न कहीं जो है वो सांसद बनने के लिए राज्यसभा के वो बातें जो है वो महाराष्ट्र में चल रही है। एनसीपी की तरफ से पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करें, उनसे सवाल पूछा गया था क्या डिप्टी सीएम के, तो उन्होंने कहा था कि पार्टी का अंतर्गत फैसला है, जो पार्टी फैसला करेगी उस पर मैं मोहर लगा दूंगा। क्योंकि अजीत पवार के जाने के बाद वो जगह जो खाली हो जाती है तो कहीं ना कहीं पवार फैमिली से, यानी कि अजीत पवार की फैमिली से जो है वो ये सारी जगह जो है वो भरी जाएगी। और इसी को लेकर के जो है वो महाराष्ट्र की सियासत में अब बड़े पैमाने पर फेरबदल जो है वो देखने को मिलेगी। सुनेत्रा पवार को दिल्ली से मुंबई लाया जाएगा, डिप्टी सीएम का पद उन्हें बहाल किया जाएगा और पार्थ पवार अजीत पवार के बेटे को दिल्ली भेजा जाएगा सांसद के रूप में राज्यसभा की। लेकिन सबसे बड़ी बात हकीम ये है कि पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, पार्टी को संभालेगा कौन, और पार्टी को सही दिशा में कौन लेकर जाएगा, वो कैपेबिलिटी किसमें है, कैपेबल कौन है उसके लिए? क्या सुनेत्रा को ही ये जिम्मेदारी दी जाएगी या किसी और के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ी जा सकती है? दोनों तीनों जो पद अजीत पवार के पास थे वो गटनेता थे। उसके बाद जो है वो पार्टी के अध्यक्ष भी जो है वो अजीत पवार थे, डिप्टी सीएम थे, और सभी पद जो अजीत पवार के पास थे वो सुनेत्रा पवार को देने की बात हो रही है। 2 बजे तक सारे खुलासे हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये सारे चीजों के कयास लगाए जा रहे हैं, उसके बाद शरद पवार की अगर हम बात करते हैं तो शरद पवार ने ये भी कहा, उनसे जब सवाल पूछा गया प्रेस में तो उन्होंने कहा कि पार्टी का अंतर्गत फैसला है। उन्हें ये पूछा गया क्या आपको ये पता है सारी चीजें? उन्होंने कहा मुझे ये सारी चीजें पता नहीं है, पार्टी का उनका अपना अंतर्गत फैसला है और उस पर वो निर्णय लेंगे, जो वो निर्णय लेंगे वो सबको पता चलेगा। ये सारी चीजें शरद पवार ने खुलकर कही। लेकिन कहीं न कहीं महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो अजीत पवार को उनका देहांत हुए अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे कि इतनी बड़ी हलचल होना कहीं न कहीं महाराष्ट्र की जनता को एक भ्रम में डाल रहा है।
लेकिन आपसे जानना चाहूंगी हकीम, देखिए ऑलरेडी जिस दिन उनका निधन हुआ, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग अवस्था के लोगों तक कहीं ना कहीं शोक की लहर देखने को मिली। पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं गमगीन माहौल देखने को मिला। लेकिन अब क्या जनता सुनेत्रा पवार को एज ए डिप्टी सीएम एक्सेप्ट कर पाएंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी सक्रिय राजनीति में है, राज्यसभा की मेंबर है, लेकिन फिर भी शरद दादा जिस तरीके से उन्हें कहा जाता था और उस एरिया का राजा कहा जाता था, तो क्या उनकी पत्नी को लोग स्वीकार कर पाएंगे एज ए डिप्टी सीएम? शिफन देखिए, लोग स्वीकार कर पाएंगे इससे पहले एक बड़ा सवाल आ जाता है कि अजीत दादा जो जिम्मेदारी संभाल रहे थे और जो तजुर्बा था 50 साल का अजीत दादा का, वो सुनेत्रा पवार के पास नहीं है। और ऐसे में अगर वो पार्टी के अध्यक्ष बन जाती है तो किस तरीके से पार्टी को संभाल पाएगी, ये भी जो है वो राजनेताओं में ये बातें हो रही है। भले ही वो राज्यसभा की सांसद हो, लेकिन पहली बार राज्यसभा पर गई है और जिस तरीके से सियासत में पहली बार उन्होंने कदम रखा, कदम रखने के बाद में अजीत पवार का देहांत हो जाता है, डायरेक्टली उन्हें अगर पार्टी का अध्यक्ष पद सौंपा जाता है, गठनेता पद सौंपा जाता है, डिप्टी सीएम की कुर्सी उन्हें सौंपी जाती है, तो क्या वो इन्हें न्याय दे पाएगी, ये भी अपने आप में एक सवाल ही बन जाता है। और जिस तरीके से अजीत पवार थे वो सारी चीजों पर उनकी कमांड रही थी। पार्टी अभी अलग हो चुकी है, शरद पवार से दूसरा गुट है, साथ ही साथ मामला जो है वो अदालत में है, चिन्ह जो सिंबल है उसे वो किसे दिया जाएगा, नाम किसे दिया जाएगा, इस पर अभी अदालत में अभी फैसला होना बाकी है। और इसी के चलते जो है एक नया चेहरा जो का तजुर्बा उनके पास बिल्कुल नहीं है, और उनके कम तजुर्बे की वजह से अगर ये सारी चीजें उनके पास दी जाती तो किस तरीके से हैंडल करेगी, काफी कुछ सवाल जो है वो जनता के मन में है। लेकिन अभी देखना होगा, 2 बजे तो जो है उनकी पार्टी अब उन्हें अध्यक्ष पद और जो है वो कहीं न कहीं गठनेता दोनों भी चुन लेगी, तो उसके बाद क्या कुछ होता है ये भी अपने आप में एक सवाल ही बन के रहता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम तमाम जानकारी देने के लिए। तो कभी कहीं ना कहीं पूरे देश की नजरें जो है वो टिकी हुई है महाराष्ट्र की राजनीति पर। 2 बजे ये मीटिंग होगी और उसके बाद पूरी स्थिति जो है वो क्लियर आउट हो जाएगी कि आखिरकार कौन राज्यसभा का ये नया सांसद बनेगा और क्या सुनेत्रा पवार जो कि शायद यहाँ पर अजीत पवार की पत्नी है, क्या उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, बात होगी यूनियन बजट को लेकर जो कि 1 फरवरी यानी कि आने वाले कल पेश किया जाएगा और निर्मला सीतारमन देश की पहली महिला बनेंगी जो कि 9वां बजट अपना पेश करेंगी। तो कहीं ना कहीं सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है, लेकिन तमाम राज्य, तमाम केंद्र शासित प्रदेश जो है उनका बजट किस तरीके का रहेगा, किस डिपार्टमेंट को, किस क्षेत्र को कितने पैसे मिलेंगे, कितनी राशि आवंटित की जाएगी, इस पर सभी की नजरें फिलहाल टिकी हुई हैं। सभी तैयारियां जो है वो पूर्ण हो गई हैं। बजट को लेकर लोगों के अंदर काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन इन उम्मीदों पर यूनियन मिनिस्ट्री, यूनियन गवर्नमेंट किस तरीके से खरी उतरती नजर आएगी, बहुत बड़ा सवाल। लेकिन अभी फिलहाल टैक्स को लेकर एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, डिफेंस सेक्टर या फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये तमाम वो एरियाज है जहां पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन उम्मीद यही है कि एक बार फिर से मोदी सरकार 3.0 लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरती नजर आएगी। बिल्कुल, उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन उम्मीदों पर खरा उतरना सरकार का काम है और तमाम संतुलन बनाकर ही सरकार बजट को पेश करती है। संतुलन होता है कि आपके पास कर्जा कितना है और आपके पास बजट कितना है, जीडीपी के मुकाबले कर्जा कितना है, कितना आपके पास, वो तमाम चीज़ें उसको बैलेंस करना, उसको नियंत्रण करना सरकार का काम है। ऐसे में एक तरफा अगर आपको टैक्स में राहत दी जाती है तो दूसरी तरफा आपको थोड़ा सा पैसा जो है वो फेंकना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो महंगी हो सकती हैं, जो रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल नहीं होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सस्ती हो सकती हैं, जो रोज़ आप इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आम लोगों के बजट की समझ सीमा जो है वो कुछ चीज़ों तक सीमित होती है कि क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। आपके घर आने वाली साबुन, आपका तेल, आपका टूथपेस्ट, आपका बाकी अन्य चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें सस्ती होती है या महंगा होता है। आपका जूता सस्ता होता है या महंगा होता है। आपके कपड़े, आपके बाकी अन्य चीज़ें, मोबाइल फ़ोन, इन पर आम लोगों की नज़रें बनी हुई होती हैं। इसके अलावा सरकार तय करती है कि आने वाला साल किस दिशा में जाएगा, किस राह पर चलेगा, किस रफ्तार के साथ चलेगा। पिछले साल की बात करें, जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, 7.2% जीडीपी की ग्रोथ रेट बताया गया है और अगले साल फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 की बात करें तो 7.3 या 5 के आसपास, 7 से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ रेट बताया गया है, अनुमान लगाया गया है। तो ऐसे में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी। लेकिन बात
देश की देनदारी की करें, बात देश के उधार की करें, तो वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लोन भी बढ़ते जा रहे हैं। देश में जीडीपी का 80% हिस्सा भारत पर इस वक्त भार बना हुआ है, लोन के तौर पर बना हुआ है, चाहे वो आंतरिक लोन हो या बाहरी लोन। दोनों तरीके के लोन भारत पर इस वक्त बने हुए हैं। ऐसे में उसको नियंत्रण करना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की रहेगी। ताबिश कमाल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। ताबिश, निर्मला सीतारमण का 9वीं बार बजट पेश करना, वो उनका अनुभव भी और एक्सपीरियंस साझा करता है कि भाई कितना अनुभव है, और उन्हें यह भी पता है कि पिछले 9 साल में देश की आर्थिक स्थिति क्या है, पिछले साल क्या हुआ, अगले साल क्या हो रहा है। तो ये तमाम चीजें उनके नोटिस में पिछले 9 साल से लगातार हैं। ऐसे में सरकार का जो बजट होगा, बजट का प्रारूप होगा, वो कैसे होगा, क्योंकि कुछ चीजों में बदलाव जरूर है। रक्षा बजट को लेकर जरूर बढ़ोतरी हो सकती है, जो लगातार मांग भी हो रही है। इसके अलावा तकनीकी रूप से जोर दिया जा सकता है, एआई हो या बाकी अन्य चीजें हो। तो क्या बजट थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा? देखिए, बिल्कुल पूरी उम्मीद इस बार ये है कि बजट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि 9 साल का एक्सपीरियंस और लगातार जब देश का वित्त मंत्री 9 साल से एक बजट को पेश कर रहा है, तो उनको पता होता है कि कहां पर किस तरह की दिक्कतें हैं और कहां पर क्या बदलाव किए जा सकते हैं, कहां पर किस तरह के नए कदम उठाए जा सकते हैं। और ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई पॉलिसीज के लिए सरकार नए स्किल डेवलप के लिए, घरेलू वैल्यू क्रिएशन के लिए मजबूत करने के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, पीएलआई योजना जैसी मैन्युफैक्चरिंग को जिससे क्षमता बढ़े उसके लिए, लोकलाइजेशन को गहरा करने के लिए, सप्लाई चेन और उसमें सुधार के लिए, इस सब में बहुत कदम उठाने जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर डिवाइस जो है उसको लेकर के सरकार नए कदम उठाने की कोशिश करेगी। मैन्युफैक्चरिंग जो कैटेगरी है उसमें भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई वो देश है जो मोबाइल सेक्टर को बहुत तेजी के साथ दूसरे देशों में आयात कर रहा है। तो ऐसे में सरकार जानती है कि एमएसएमई और बड़े उद्योगों को किस तरह से आगे बढ़ाना, और इसके लिए पीआईएल जो कवरेज है उसका विस्तार किया जा सकता है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, उसके भागीदारी को सक्षम करने के लिए और समर्थ करने के लिए सरकार इसमें कई बड़े कदम उठाने की कोशिश करेगी। सबसे बड़ी बात यह कि एमएसएमई को लेकर के सरकार के पिछली बार भी हमने देखा कई बड़े कदम उठे थे, तो ऐसे में किस तरह से उसको और आगे बढ़ावा देना है, ये बहुत निगाहें हमें इस बजट पर देखनी है। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि आम आदमी जो है वो 2 चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। एक तो उसका रोजमर्रा का जो खर्चा है उसका सरकार किस तरह की कटौती करती है। रोजमर्रा के खर्चे के लिए सरकार जो महंगाई दर बढ़ रही है उसको रोकने के लिए सरकार किस तरह के कदम उठाती है। टैक्स से क्या राहत मिलती है, तो टैक्स पर राहत और रोजमर्रा के खर्चों को लेकर के सरकार किस तरह के कदम उठाती है। इसके अलावा जो विनिवेश है, यानी कि जो बड़े निवेशक हैं वो किस तरह से भारत के अंदर या भारतीय जो व्यापारी हैं वो किस तरह से बड़े रोजगार को स्थापित करने के लिए रोजगार बड़े विनिवेश करें, इसके लिए सरकार आंशिक रूप से कुछ ना कुछ बड़े कदम करेगी। साथ ही इसका प्रोसेस और आसान करने के लिए और व्यापारियों को और प्रोत्साहित करने के लिए जिससे वो ज्यादा निवेश कर सके, और उसके लिए सरकार प्रत्यक्ष रूप से कदम उठाने के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में रख सकती है। साथ ही देखिए, टैक्स को लेकर के बार बार ये कहा जाता है कि जो आम व्यक्ति है, चाहे वो उसकी कंपनी हो या आम व्यापारी हो या जो आम जनता हो, उसका प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं टैक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान रहता है, क्योंकि संस्थाओं की जो आमदनी है उस पर टैक्स का एक भार पड़ता है। तो ऐसे में सीधे, हालांकि ये सीधे सरकार के पास जमा होता है, सरकार कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स जैसे महत्वपूर्ण टैक्स लगा करके सरकार इस पर कुछ मुझे लगता है कि सरकार इस पर कुछ नए कदम उठा सकती है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कल देखने के लिए मिल सकती है, और अगर देखें तो सरकार कई कदम उठाने की कोशिश भी करेगी, क्योंकि अब निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी, तो उनको पता है कि किस तरह से बजट में कहां पर क्या रखना है। तो हमें देखने के लिए कुछ नया ही मिल सकता है शीतल कल। बिल्कुल ताबिश, देखिए पिछले साल 2025 के अंदर भी टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ी राहत मिली थी, और जो खास तौर पर लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं जिनकी इनकम जो है सालाना 12 लाख रुपए है, उनको टैक्स फ्री कर दिया गया, उनको टैक्स नहीं देना था। लेकिन इसका कहीं ना कहीं असर लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पर पड़ता है, उन जूतों पर, उन कपड़ों पर, उन खाने पीने की चीज़ों पर जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाती है। तो इस बार कैसे बैलेंस क्रिएट किया जाएगा इन तमाम चीज़ों को लेकर?
देखिए, अगर आप देखते हैं कि रोजमर्रा का जहां तक बार बार जिक्र किया जाता है, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे जो प्रावधान है जो हमें लगता है कि सरकार उसमें कदम उठाने की कोशिश करेगी। जैसे अगर आप देखेंगे तो जीएसटी स्ट्रक्चर जो है उसको सरकार बेहतर करने के लिए फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के जरिए रूफटॉप सोलर के लिए लगातार जो पॉलिसी बना रही है उसको सपोर्ट मिलेगा। साथ ही एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि कम से कम देश के अंदर अपना खुद का मैन्युफैक्चर हो। इससे फायदा ही होगा, तो रोजगार के नए नए अवसर खुलेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात ये होगी, जहां रोजगार के अवसर खुलेंगे वहां पर जो चीजें हैं उसकी महंगाई जो लगातार बढ़ रही है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग सकती है। अगर सरकार एमएसएमई साथ ही भारतीय व्यापारियों को कुछ इसमें बड़े टैक्सेस में राहत देती है, सरकार उसके लिए बड़े कदम उठाती है जिससे वो और अधिक निवेश करे, तो इससे दो फायदे होंगे। तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं रोजगार मिलेंगे और जो महंगाई है उस पर थोड़ी सी रोक लगाने में सरकार कामयाब हो सकती है। देखिए, लगातार विपक्ष तीन चीजों पर बहुत ज्यादा प्रभावशाली रूप से पहली बात तो यह कि बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी, टैक्सेस सिस्टम में क्या बदलाव होगा, कृषि, रेलवे, जीएसटी सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में सरकार इनको क्या इनके लिए क्या प्रदान करने वाली है, इसके लिए क्या लेकर के आने वाली है। और जब कोई बजट बनता है तो बहुत सारे जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं वो मिलकर के बजट का रूप तैयार करते हैं, उसका प्रारूप तैयार किया जाता है और तब बजट कहीं ना कहीं अंतिम रूप लेता है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे फाइनेंशियल जो आर्थिक रूप से जानते हैं कि भारत को इस वक्त किस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका टैरिफ भारतीय व्यापारियों के लिए चुनौती है, तो ऐसे में भारत सरकार भी कोशिश करेगी कि इस तरह का बजट लाया जाए जिससे कम से कम व्यापारियों को थोड़ी राहत मिल सके। ठीक है ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया। और कल इसी समय तक शायद बजट का कुछ हिस्सा हमारे सामने आ जाए और कम से कम हमें ये ज्ञात हो कि आखिर बजट में क्या कुछ आया है। और बजट में सबसे ज़्यादा खास जो नज़र रखी जाएगी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो हैं उनको बढ़ावा देना, निवेश करना, इसके साथ साथ जितने भी बाहरी निवेशक हैं उस पर चिंता जताई गई है आर्थिक सर्वेक्षण में कि बाहरी जो निवेशक हैं वो किनारा कर रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं और इस वजह से भारत में जो रोजगार के अवसर हैं वो कम हो रहे हैं और इकोनॉमिक गतिविधियां जो चलनी चाहिए वो उस तरह से नहीं चल पा रही हैं जिससे अर्थव्यवस्था को बल मिले। आगे बढ़ते हैं, बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहां पर एक पुल गिरने की खबर आई है और कूच बिहार के देवनाथ थापारा इलाके में यह पुल गिरा है। किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं मिली है, लेकिन पुल गिरने का मामला जरूर सामने आया है। कूच बिहार के देवनाथ पारा इलाके में यह पुल गिरा। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन जांच पड़ताल जारी है कि आखिर ये पुल कैसे गिरा और कितना ये पुराना था, किस तरह से इसको बनाया गया था। ये तस्वीर आपके सामने है और ये पुल गिरने की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल कि पुल का समय या पुल की उम्र कितनी थी, कितना पुराना ये पुल था, इसको कैसे किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था और इसके गिरने की वजहें, इसके गिरने के क्या कारण हो सकते हैं। फिलहाल इस पर जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन कुछ लोग इस टूटे हुए पुल के ऊपर भी चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि ये पुल तब गिरा जब एक ट्रक जो है इस पुल को पार कर रहा था और इसी दौरान ये पुल गिरकर ध्वस्त हो गया। लेकिन इसी को लेकर अब क्योंकि इसी साल शीतल विधानसभा के चुनाव भी हैं और इसी एक पुल को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई करप्शन इतनी ज्यादा है, इसीलिए कुछ ही साल पहले बना हुआ पुल इस तरीके से ध्वस्त हो गया। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, बात होगी बिहार के पटना को लेकर, जहां पर एक बहुत ही इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाकया पेश आया। एक छात्रा के साथ रेप किया गया और अब इस रेप केस को लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बिल्कुल आपको बता दें कि मामले के अंदर पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे हैं और लोगों और पीड़ित परिवार का कहना है, उनकी ये मांग है कि ये जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए ताकि सही ढंग से इसकी जांच हो पाए और कहीं ना कहीं इंसाफ उस पीड़ित लड़की और पीड़ित परिवार को मिल पाए। 5 जनवरी को अचेत अवस्था में ये छात्रा मिली थी। 11 जनवरी को इलाज के दौरान इस एक छात्रा ने अपना दम तोड़ दिया था। अब लोगों की ये मांग है कि बिहार पटना के अंदर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस जो है बहुत ही धीमी गति के साथ जांच को आगे बढ़ा रही है। इसी रीजन के चलते, इसी कारण के चलते लोग ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई को जो जांच है वो सौंपी जाए ताकि सही ढंग से विक्टिम के साथ इंसाफ हो पाए।
बिल्कुल, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी अभी सरकार का गठन हुआ, एक बहुत मजबूत सरकार है, काफी बड़ा बहुमत है इनके पास, लेकिन उसके बाद भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मनीष है हमारे साथ, संवाददाता। मनीष, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी और नीतीश कुमार की मिलकर सरकार है, यानी एनडीए की सरकार केंद्र में भी है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, और बीजेपी की तरफ से इस बार गृह मंत्रालय दिया गया है और पहली बार गृह मंत्रालय बदला गया है, नीतीश कुमार के मुकाबले बीजेपी के पास दिया गया है। तो ऐसे में जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास होती है कि वो प्रदेश की जो पुलिस व्यवस्था है उसको कैसे बना के रखा जाए और जो जांच पड़ताल, जो बड़े केसेस होते हैं उस पर कैसे नजर बनाई जाए। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि बिहार की पुलिस पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि जांच पड़ताल निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है, और अब गृह मंत्रालय ने ही मांग की है कि भाई इसे सीबीआई से जांच होनी चाहिए। जी, जहां तक के नीट छात्रा की मामले की बात करें तो नीट छात्रा के मामले का समथिंग 5 तारीख का ये घटना है। उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के लिए चुनौती पूर्ण बन चुकी थी। लेकिन हालांकि जैसा कि जांच में आया, एक तरफ प्रशासन का साफ शब्दों में ये कहना है कि जिस प्रकार से जो पीड़ित परिजन हैं उनका कल डीजीपी आवास में उनसे मुलाकात हुई, डीजीपी साहब से। उसके बाद जब खास करके नीट छात्रा जिसके साथ बताया जा रहा है कि उसके साथ कहीं ना कहीं रेप जैसे जघन्य अपराध हुए हैं, उसके बाद भी उनके जो खास करके जो नीट छात्रा की जो माँ है वो बाहर निकल करके मीडिया से बोलती हैं और कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि पूरी तरीका से प्रशासन बिक चुका है और उनको बिहार के पुलिस पे, कानून व्यवस्था पे किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं रहा। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले को लेकर के सीबीआई की मामले की सिफारिश कर दी है जांच को लेकर के। तो उसी का कहीं ना कहीं बानगी देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं और जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने साफ शब्दों में अपने जो फेसबुक आईडी है या फिर एक्स की बात करें, एक्स पे उन्होंने पोस्ट किया इस मामले को लेकर के। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक तरफ सरकार और प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा उठ रहे हैं, क्योंकि बिहार में देखिए अपराधियों का तांडव सर चढ़ के बोल रहा है। ऐसे में अगर नीट छात्रा के मामले की बात करें तो जिस प्रकार से एसआईटी बैठी इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन परिजनों का आरोप ये है कि खास करके दोषियों को पकड़ने के बजाय कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिजन हैं उनके परिवार का डीएनए सैंपल लिया जा रहा है, रात्रि में उन्हें तंग किया जा रहा है। इस तरीका से कहीं ना कहीं बिहार पुलिस के ऊपर उनका होता है। एलिगेशन है, आरोप है। लेकिन अंततः सीबीआई की सिफारिश करने की मुख्यमंत्री ने बात कही है। और कहीं ना कहीं इस मामले को जो खास करके नीट छात्रा के मामले की बात करें तो सीबीआई को सौंपने की तैयारी चल रही है। जी, आमतौर पर यह होता है, सीबीआई की जांच या जो भी प्रदेश से जांच उठती है नेशनल एजेंसी तक, वो या तो विपक्ष करता है या तो पीड़ित परिवार करता है या उसके आसपास के लोग करते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक सरकार जहां पर एनडीए की सरकार दोनों जगह पर हो, लेकिन प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। तो ये क्या सरकार की विफलता का एक नमूना भी माना जा सकता है, या फिर निष्पक्ष जांच कराने की मांग के लिए सीबीआई की जांच की मांग की गई है? देखिए, जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि पूरा मामला को गोलमाल कर दिया गया है, पूरी तरीका से ये मामला को पूरी तरीका से सॉर्ट आउट कर दिया गया है। उसी को बचने बचाने के लिए जो बिहार की पुलिस है, खास करके बिहार सरकार है, चाहे गृह मंत्री की बात करें या बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की बात करें, उन्होंने सीबीआई की सिफारिश की बात कही है। अगर हम ये पूछना चाहते हैं कि देखिए, एक तरफ कहीं ना कहीं शुरू से ही इस केस को लेकर के लापरवाही दिखी है। घटना समथिंग 6 तारीख की घटना है। उसके बाद 9 तारीख तक के बताया जा रहा है कि इस मामले में जो थाना के एसएचओ हैं उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं 2 से 3 दिन का जो गैपिंग है, वहीं से पहला प्रश्न चिन्ह खड़ा उठता है। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले पटना के एसपी, एसएसपी का बयान आ जाता है, जिसमें कि कहा जाता है कि वो जो नीट छात्रा है उसके साथ किसी प्रकार का कोई रेप जैसा घटना ना घटी है। उसके बाद
कहीं ना कहीं दो जो रिपोर्ट आते हैं उसमें विरोधाभास, दो मेडिकल रिपोर्ट आते हैं। एक पटना पीएमसीएच का रिपोर्ट आते हैं और एक अगर बात करें तो निजी क्लिनिक का रिपोर्ट आते हैं। दोनों में कहीं ना कहीं विरोधाभास देखने को मिल रहा है। लेकिन तमाम किरकिरी के बाद एसआई टीम का गठन होता है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं प्रशासन को ये लग रहा था, सरकार को ये लग रहा था कि मामले को शॉर्टकट रूपेण जल्द से जल्द निष्पादन कर दिया जाएगा। लेकिन अंत अभी भी जो पीड़ित परिजन है उनका साफ शब्दों में एलिगेशन ये है कि प्रशासन उनके ऊपर दबाव बना रही है। अंत ये सब तमाम बिंदुओं को देखते हुए बिहार सरकार ने सोचा है कि इस मामले को कहीं सीबीआई के ही सौंप दिया जाए। लेकिन अंत अब नतीजे क्या हुए, क्योंकि मामला पुराना हो चुके हैं, समथिंग 20-22 दिन का से प्लस ये मामला जा चुके हैं। ऐसे में सीबीआई अगर जांच भी बैठती है तो इस मामले में कितना निष्पक्षता सीबीआई दिखाती है, यह तो देखना दिलचस्प होगा। जी ओके मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बेहद ही ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी इस तरीके की चीज़ें। हरियाणा से बड़ी खबर, जहां पर नायब सिंह सैनी की तरफ से जो है वो यहां पर एक दौरा किया जाएगा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे। बिल्कुल आपको बता दें कि पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा और सीएम नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र का दौरा करने वाले हैं और इस दौरान वो गुरु रविदास महाराज जी की जयंती के अंदर शामिल होंगे। तो 649वीं जयंती है और उसके चलते आज वो एक कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे। तमाम बड़े और नेता मंत्री जो है कृष्णलाल पंवार भी इसके अंदर शामिल होंगे और उनकी अध्यक्षता में ये इम्पोर्टेंट जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा। लोगों से भी बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और उन्हें यहाँ पर उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का आह्वान भी लोगों से किया जाएगा। बिल्कुल, और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं हरियाणा के, काफ़ी सालों तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज हरियाणा सीएम सैनी का ये कुरुक्षेत्र का महत्वपूर्ण दौरा रहेगा। फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर पर सवाल उठे। हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल उठाए और जवाब मांगा है पुलिस से कि जवाब दीजिए। अधिकारियों को खुश करने के लिए हाफ एनकाउंटर किए जाते हैं और ये हाफ एनकाउंटर की परिभाषा नहीं है, लिखित या मौखिक निर्देश थे। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि आप जवाब दीजिए, क्योंकि हाफ एनकाउंटर के नाम पे या फर्जी एनकाउंटर के नाम पे कई सारे लोग जो हैं वो अपने अधिकारियों को खुश करते हैं, या अपने प्रमोशन के चक्कर में या बाकी अन्य चीजें हैं। यही इसी वजह पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये सख्त रुख अपनाए है। लिखित या मौखिक निर्देश देने की बात की गई है और जवाब भी मांगा है कि पुलिस जल्द से जल्द जवाब दें कि आखिर जो ये मामला है ये क्या है। फिलहाल उमेश मिश्रा हमारे संवाददाता हैं फोन लाइन पर। उमेश, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस संज्ञान लिया है और कहा है कि भाई ये हाफ एनकाउंटर क्या है और इसकी परिभाषा क्या है और किस आधार पर ये किया जाता है। देखिए शीतल, बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने लगातार कहीं न कहीं सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के तरफ से लगातार जो इनकाउंटर हो रहे थे और खासकर हाफ इनकाउंटर को लेकर आप देखिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं, तो ये बड़ी बात है अपने आप में। और साफ तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा है कि क्या हाफ इनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश में कोई लिखित आदेश है कि हाफ इनकाउंटर करना है। तो इस तरह की टीका टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा की गई है। तो माना यह भी जा रहा है कि शीतल कि कहीं न कहीं तमाम जो सवाल विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाए जा रहे थे उसमें कहीं न कहीं कुछ सच्चाई जरूर है और शायद यही वजह है कि कहीं न कहीं अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी और गृह विभाग बताएं कि क्या कोई लिखित इस तरह का आदेश दिया गया है कि जो हाफ इनकाउंटर करना है। और आपको इस तरह की चीजें अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, तो हमें लगता है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने तमाम इनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए थे, तो अब वो भी बातों पर जोर दिया जाएगा। उन बातों को भी लोग चर्चा करेंगे कि आखिर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस पर टीका टिप्पणी की है, नाराजगी जताई है। तो लाजमी है कि उत्तर प्रदेश में जो हाफ इनकाउंटर का खेल है, तो कहीं न कहीं अधिकारियों को ऊपर ये जो मंशा है इनकाउंटर की हाफ इनकाउंटर, उस पर सवाल जरूर खड़ा हुआ है। चलना पुलिस का काम है, माना, और ये व्यवस्था को बनाए रखना ये भी पुलिस का काम है, ये भी ठीक है।
लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है, कानूनी कार्रवाई करनी है तो उसका भी कानूनी दायरा होता है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस जो है वो कानून से ऊपर नहीं है, तो कानून के दायरे में रहकर ही कानून को आप या लॉ एंड ऑर्डर जैसी व्यवस्थाओं को बनाए रख सकते हैं। तो ऐसे में ऐसे मामलों पर जाहिर सी बात है योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थाएं बदली हैं, पुलिस अलर्ट हुई है, कई जगहों पर एनकाउंटर्स हुए, कई माफियाओं को गिराया है, कई अपराधियों को मार गिराया है, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन जब हाईकोर्ट जैसे या सुप्रीम कोर्ट जैसे मामले सामने आते हैं, इनको संज्ञान लेना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता बढ़ जाती है। देखिए सीता, बिल्कुल जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश में लगातार कहीं ना कहीं अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हुई है और उनकी संपत्तियों को जबरदोज किया गया, लेकिन कहीं कहीं ऐसे तमाम घटनाएं सामने प्रकाश में आई जो चर्चा का विषय बनी। और खासकर शायद यही वजह है कि अब आप देखिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और ये कहा है कि आप सजा नहीं दे सकते, ये अधिकार आपके पास नहीं है। तो ये बड़ी कहीं ना कहीं नाराजगी की टिप्पणी है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, और ये माना जाएगा कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जिस तरह का ये हाफ इनकाउंटर का खेल है, लगातार कहीं ना कहीं अब इस तरह की टीका टिप्पणी से और इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी होने से इसमें जरूर रोक लगेगी। के लिए उमेश मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त अपडेट कर रहे थे। हाफ एनकाउंटर को लेकर फिलहाल हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है, देखना दिलचस्प है कि पुलिस की तरफ से क्या जवाब होगा इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।